हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान जो नई पुस्तक आई है, पृ उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है बच्चों, अब इस अध्याय को पूरा पढ़ने में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसकी मुख्य मुख्य बातें मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करूँगा। तो पहले इसमें कहा गया है कि मानचित्र के बारे में बताया गया है कि मानचित्र क्या है। तो बच्चों, मानचित्र क्या है? मानचित्र जो है किसी जगह या क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है बच्चों, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर घर है, यहाँ पर आपका स्कूल है, यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर आपकी बाज़ार है, ठीक है? तो इन सब को दर्शाने के लिए इस तरीके से एक जो इसका रेखांकन हम कर देते हैं, तो ये मानचित्र बन जाता है। अब यहाँ पर इसके प्रतीक के रूप में हम इन्हें कुछ और दे सकते हैं। यहाँ पर आपने घर बनाया तो बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है? तो बिल्डिंग यहाँ पर कुछ अलग टाइप की बिल्डिंग बना सकते हो। ये विद्यालय बन गया। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है तो आप पोस्ट ऑफिस ऐसे करके जो है पोस्ट ऑफिस का एक वो दिखा सकते हो। और यहाँ पे आपकी मार्केट है तो मार्केट में कुछ और जगह दिखा सकते हो, प्रतीकों से इसे बता सकते हो। ठीक है? तो इसी को हम मानचित्र कहते हैं बच्चों। अब मानचित्र क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। कितना होता है? 2 डायमेंशनल, यानी कि द्विआयामी होता है। तो द्विआयामी मतलब कि इसका कोई मोटाई तो होती नहीं है ना? इसकी केवल हम लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं। इस तरीके से मानचित्र को देखा जाता है जैसे कि आप आकाश में हवाई जहाज में उड़ रहे हो और उसके नीचे आप पृथ्वी को देख रहे हो, उस तरीके से मानचित्र को देखा जाता है। ठीक है, समझे बच्चों? इतना समझ गए होंगे? तो अब बात करते हैं बच्चों हम कि मानचित्र के घटक क्या हैं, है ना? तो मानचित्र के घटक होते हैं, 3 मुख्य घटक होते हैं इसके: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। क्या होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। अब क्या है दूरी, क्या है? देखिए, मान लीजिए आपको आप हल्द्वानी में हो। कहाँ हो? हल्द्वानी में, ठीक है? और आपको जाना है दिल्ली। दिल्ली जाना है, तो इस दिल्ली जाने की इसके बीच मान लीजिए आप 300 किलोमीटर की दूरी है। दोनों के बीच कितनी दूरी है? 300 किलोमीटर की। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचेंगे वो 300 किलोमीटर की तो लिख बना नहीं सकते और अंदाजन भी नहीं बना सकते हैं। तो आप एक पैमाना तय करते हैं। क्या करते हैं? तय पैमाना, है ना? पैमाना तय करोगे बच्चों, तो पैमाना क्या होगा? जैसे कि आपने पैमाने में लिख दिया, पैमाना, पैमाने में लिखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, यहाँ तक मान लीजिए आप क्या 1 सेंटीमीटर की लाइन है, तो यहाँ तक आप कितना हो गया? 100 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक है? यहाँ पर तक आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये दूरी भी 100 किलोमीटर हो गई। हाँ तो बच्चों, एक कॉल आ गई थी ज़रा सा, तो ये दूरी भी हो गई। अब यहाँ पर जो है यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर की ये दूरी हो गई। तो हमने क्या कहा था कि हल्द्वानी से दिल्ली की दूरी 300 किलोमीटर है। तो आपकी 100, 200, 300, ये 300 किलोमीटर हो गया। तो आपने पैमाने में लिख दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो इस तरीके से दूरी जो है इसमें का मुख्य घटक है। दूरी मायने रखती है, मैटर करती है। तो किसी भी जगह को आप बनाने के लिए पैमाना तय करते हैं, उस हिसाब से ये होता है। ठीक है बच्चों? तो ये तो आप समझ गए। अब है दिशा, ठीक है? अभी दिशा क्या होती है बच्चों? देखिए, हमारे पास नक्शा जो होता है इस तरीके का होता है। ये दिशा हमारी उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा है, नॉर्थ या साउथ। ये होती है हमारी पश्चिम दिशा और ये होती है पूर्व दिशा। तो अब आपको अगर लगता है कि आपके घर से आपका स्कूल स्कूल है, मान लीजिए या तो मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर,
कहाँ की ओर? पूरब दिशा की ओर। और मंदिर जाना है आपको तो वो है उत्तर दिशा की ओर। तो ये आपका मंदिर हो गया। आप क्या दिखाएँगे? मंदिर। और ये स्कूल, स्कूल। अब हमने क्या कर रखा है देखिए, ये घर है आपका, मान लीजिए घर है आपका, ठीक है? अब इस घर पर से जो है आपने स्कूल जाना है तो पूरब दिशा को आप इंडिकेट करेंगे, पूरब दिशा को इंगित करेंगे। उसी तरीके से पूरब दिशा की ओर आपका चला गया। और अगर आपको दिखाना है मंदिर, तो मंदिर आपके उत्तर दिशा को है या पूर्वोत्तर दिशा को है, दिशाओं के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो आप दिखाओगे इधर को, है ना? तो ये दूरी के साथ-साथ दिशा भी इसमें मानचित्र का एक मुख्य घटक होता है, ठीक है बच्चों? तो दिशा के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह, ठीक है? प्रतीक चिन्ह भी जो है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। अब हम जैसे कि डॉट कर रहे हैं, यहाँ भी डॉट कर रहे हैं, यहाँ डॉट कर रहे हैं, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, है ना? अब हमने ये ऐसे तो कर दिया, सीमाओं में मानचित्र को बाँध दिया है, ठीक? यहाँ पर से ये रास्ता गया है, यहाँ पर से ये रास्ता गया है। आपने एक मानचित्र बना दिया। लेकिन इस जगह पर ये जो आपने प्रतीक दिखाए हैं, क्या है? हो सकता है कि ये आपका घर है, तो मैंने पहले जैसे बताया था कि घर बनाना है उसको। यहाँ पर मंदिर है, तो जो है आप इसे मंदिर से ओम के निशान से दिखा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई टावर लगा है, तो आप टावर बना सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से आपको प्रतीक दिखाने पड़ेंगे और हर किसी प्रतीक का यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। हो सकता है टावर यहाँ भी हो, ठीक है? तो आप ऐसे क्या करेंगे, एक यहाँ पर प्रतीक चिन्ह लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टावर, है ना? तो और कहीं पर कुछ और है, तो ये प्रतीकों का भी इसमें बड़ा महत्व होता है। तो प्रतीक भी जो है मानचित्र के घटकों में से एक मुख्य घटक है बच्चों, ठीक है? तो इतना आपने समझ लिया कि मानचित्र के घटक क्या-क्या होते हैं। आगे बात करते हैं हम मानचित्र के प्रकारों की, ठीक है बच्चों? तो जो मानचित्र के प्रकार होते हैं बच्चों, वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है? 3 प्रकार के, यानी कि एक होता है आपका भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा थीमेटिक मानचित्र। तो यह है भौतिक मानचित्र ना, इसे हम फिजिकल मैप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फिजिकल मैप, ठीक? और दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप कह सकते हैं इसे, ठीक है? पॉलिटिकल मैप। और तीसरा तो जो है थीमेटिक मानचित्र है ही। अब भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं बच्चों? भौतिक मानचित्र दरअसल दिखाता है हमें कि आपकी भूमि के स्वरूप को बताता है वो, कुल मिला के समझ लीजिए कि पृथ्वी के स्वरूप को, कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर मैदान हैं, कहाँ पे पठार हैं, ठीक है? और कहाँ पर रेगिस्तान है। तो उसका एक उदाहरण ये है हमारे पास। ये तो ये देखिए आपके सामने ये पूरा पूरे पहाड़ दिखा रखा है ना, ये पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला गई है, तो ये यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं से दिखाया है। ये पठार है तो पठारों से दिखाया गया है, ठीक है? मैदानी भाग को मैदानी भाग से दिखाया गया है। तो इस तरीके से फिजिकल मैप तैयार होता है, या इसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसमें हम यही चीज़ें दिखाते हैं। दूसरा आता है हमारा कौन-सा? राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हम बच्चों अलग-अलग देश की सीमाओं को हाँ, एक चीज़ है कि मानचित्र छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। एक कस्बे का भी हो सकता है, कस्बे का भी, और एक देश का भी हो सकता है, और पूरे विश्व का भी हो सकता है, पूरे विश्व का भी। तो किसी का भी हम मानचित्र तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम राजनैतिक मानचित्र की। तो राजनीतिक मानचित्र 2 देशों की सीमाओं को, 2 गाँवों की सीमाओं को, 2 कस्बों की सीमाओं के बारे में, या 2 देशों की सीमाओं के बारे में, या फिर 2 महाद्वीपों की सीमाएँ, ठीक है? उनके बारे में बताता है। ये है इसका एक उदाहरण। देखिए यहाँ से ये इलाका ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हो गया ना, उसी तरीके से यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर जैसे आपका पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये आपका राजस्थान का इलाका हो गया, गुजरात हो गया ना, इस तरह ये मध्य प्रदेश हो गया, ये यूपी है, ये उत्तराखंड है। इस तरीके से बच्चों ये जो सीमाओं को बताता है, देखो अभी उत्तर प्रदेश की सीमा है तो यहाँ से पूरी यहाँ तक है। ये
ये सीमा है, ये दिखाया है। या मध्य प्रदेश की सीमा है तो ये पूरी सीमा कहाँ से कहाँ गई है, ऐसे गई है, ये मध्य प्रदेश ना। और या फिर ये राजस्थान की सीमा है, यहाँ पर से आगे पाकिस्तान की सीमा लग रही है, उधर बाघा बॉर्डर जहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये सीमाएं हमें दिखाता है, बॉर्डरों को दिखाता है। इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र। तीसरा है हमारा बच्चा थीमेटिक मानचित्र। इसमें हम थीमेटिक मानचित्र में कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे हमारे सड़क मार्ग हो गए, ठीक है, या फिर हमारी रेलवे लाइनें कहाँ कहाँ बिछी हैं, या फिर हमारे पास जो है लौह अयस्क कहाँ कहाँ हैं, खाने कहाँ कहाँ हैं, वन कहाँ कहाँ हैं, भारत के वन। ठीक है, उसी की तरह से एक ही उदाहरण ये है। देखिए ये दिखा रखा है पूरा भारत का मानचित्र, और इस मानचित्र में हमें इसमें नेशनल पार्क दिखाए गए हैं। जैसे कि जो है उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो कॉर्बेट दिखाया है ना, तो ये नेशनल पार्क लिखा हुआ है। बहुत ही धुंधला, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये नेशनल पार्कों का जो है मैप है, जिसे हम कहते हैं थीमेटिकल मैप। कौन सा कहते हैं? थीमेटिकल मानचित्र। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा बच्चों आपको कि जो है थीमेटिकल मानचित्र किसे कहते हैं, पॉलिटिकल मानचित्र किसे कहते हैं, और फिजिकल मानचित्र किसे कहते हैं। तो मानचित्रों के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बात और बताएं बच्चों, एक एटलस सुना होगा आपने नाम, एटलस, है ना। एटलस क्या होता है? एटलस कुछ नहीं, एटलस जो है मानचित्रों की एक किताब होती है, संग्रह होता है। उसमें बहुत सारे मानचित्र बने होते हैं। ठीक है, हर देश के, हर प्रदेश के, ठीक है, और क्या नाम कहते हैं, महाद्वीप वगैरह के सब मानचित्र बने होते हैं। तो उनको हम कह देते हैं एटलस। क्या कह देते हैं? एटलस। ठीक है, तो चलते हैं आगे कि आपकी पुस्तक में आगे क्या है। ठीक है, तो आगे बच्चों जो है आपको इसमें बताया गया है निर्देशांक। क्या? निर्देशांक, है ना। तो निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? ठीक, निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक का उपयोग जो है हम ना किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए करते हैं बच्चों। तो अगर हम देखेंगे किसी मानचित्र में, या आप लगा लीजिए एक तरीके का ग्लोब लगा लीजिए, या मानचित्र है, जैसे मानचित्र है ये, ठीक है। तो इस मानचित्र में ये देशांतर रेखाएं हो गई, और ये जो है आपकी अक्षांश रेखाएं। तो निर्देशांक इसमें जो है कितने होते हैं? सॉरी, अक्षांश, अक्षांश लिखते हैं ऐसे, अक्षांश, और दूसरी रेखाएं होती हैं देशांतर। ठीक है, देशांतर, इन्हीं को हम निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो ये इनसे है, होता क्या है, इनसे हमें किसी जगह की स्थिति साफ होती है, कौन सी जगह कहाँ पर है, और साथ में समय का भी पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा समय अभी चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब पहली बात करते हैं हम अक्षांश की। किसकी बात करते हैं हम? देखिए, ग्लोब तो आपने देखा होगा, ग्लोब देखा है ना, स्कूलों में देखा होगा आपने ग्लोब। ग्लोब क्या है बच्चों? ग्लोब जो है इसका हमारे धरती का एक प्रतिरूप है। क्या है? प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब एक कॉपी है उसकी, एक उसका नमूना है, कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? नमूना है। तो उसका प्रतिरूप कहें, चाहे कॉपी कहें, चाहे नमूना कहें, उसे हम कहते हैं ग्लोब। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ग्लोब की, मान लीजिए ग्लोब का आकार आपने देखा होगा कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, तो गोल होता है। तो इसमें बच्चों आप देखेंगे कि एक बीच में रेखा खींची होती है ना, ग्लोब में। तो थोड़ा टेढ़ी हो गई है, इसे थोड़ा सीधा करते हैं। ग्लोब की रेखा है, ठीक। तो ऊपर इसका एक ये ध्रुव होता है, और दूसरा ये ध्रुव होता है। ठीक है बच्चों, तो इस ध्रुव को हम क्या कह देते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव,
दक्षिणी ध्रुव। जो बीच में आपको रेखा दिख रही है बच्चों, ये रेखा को हम कहते हैं, ये बीच में बराबर बराबर भागों में बांट देती है हमारी धरती को। हालांकि ये क्या है, काल्पनिक रेखा है बच्चों। अगर असल में वास्तविक रूप में या सच में देखा जाए तो धरती पर कोई रेखा होती नहीं है, ठीक है। ये हमने ग्लोब में अपनी धरती को बांटने के लिए, अपनी सुविधा के लिए किया है। तो इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। या इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा, या इक्वेटर भी कहा जाता है, ठीक है, इक्वेटर। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कि इस भूमध्य रेखा, ये जो है, इसको हम प्रधान अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। इसी के जो है समानांतर, इसी के समानांतर जो है ऊपर के लिए कुछ रेखाएं गई होती है, कुछ नीचे, ठीक है। ये ये है, ठीक। और भूमध्य रेखा को हम थोड़ा सा इस रंग से कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर को जब जाते हैं तो इसको हम ये क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं बच्चों। क्या कह देते हैं? उत्तरी गोलार्ध। एक मिनट है, इसको कह देते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। गोला माने पूरा सर्कल, और अर्ध माने आधा। तो उत्तर का हिस्सा है आधा गोला जो है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया बच्चों, ठीक। तो अब ऊपर को जो है, ये हमारी लाइनें दिख रही हैं आपको ये जाते हुए, तो ये गई हैं ऊपर को 90। पूरी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 है। कितनी है? 180। तो 90 ये है, और 90, सॉरी डिग्री कर दिया मैंने। 90 ये, 90 ये, कितना हो गया दोनों को मिला के? 180। और एक हमारी इक्वेटर हो गई। तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 180 बच्चों। और सॉरी 181 हो गई है ना, 181। अब यहाँ पर जाते जाते ये रेखा देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बिंदु बन जाती है। तो इसको हमने उत्तरी ध्रुव कह दिया है। तो इसको कभी कभी कुछ किताबों में काउंट ही नहीं किया जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, इनको काउंट ही नहीं किया जाता। तो इन दोनों को अगर हटा दें हम, तो कितनी रेखाएं बन जाएंगी हमारी? 181 में से दो रेखाएं कम कर दो, माइनस कर दो, तो 179 रेखाएं। तो 179 अक्षांश होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो है वृत्ताकार पथ में होती है बच्चों। अगर इधर से है तो इसके पीछे भी तो गई होंगी ना, ये इस तरीके से, ठीक है। हर हर अक्षांश रेखा क्या है? वृत्ताकार। जैसे ये ऊपर एक वृत्ताकार पथ लिए होगी, तो ये अक्षांशों का पथ कैसा था? वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी पृथ्वी में ये बनी होती हैं बच्चों, ठीक। और इनको हम डिग्री में नापते हैं। किस में नापते हैं? डिग्री में। हर एक डिग्री पर हमारी एक अक्षांश रेखा होती है। हर डिग्री पर, हर एक डिग्री पर क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है। तो ऊपर तक जाते जाते कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही नीचे को 90 डिग्री, ठीक। तो इतना समझ में आया आपको अक्षांश रेखा के बारे में बच्चों? अब इसमें क्या है बच्चों कि सूरज जो है, सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर क्या होता है? बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो ये इलाका जो होता है हमारा, ये वाला हिस्सा पूरा, ये सबसे गर्म होता है। क्या होता है? गर्म। और ये 0 डिग्री अक्षांश है। कितना है? 0 डिग्री। ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके 90 डिग्री तक चले जाता है। तो जितना जितना हम डिग्री ऊपर बढ़ाते हैं, जितना जितना हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो उतना उतना तापमान क्या होता है? ठंडा होने लगता है। क्या होने लगता है? ठंडा। चाहे इधर को चले जाओ, चाहे इधर को चले जाओ, मौसम क्या होने लगेगा? ठंडा। क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं, और यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है।
तो ये भी हो गया इसका। इससे क्या होता है, ऋतुओं और अक्षांश रेखाएँ जो है ऋतुओं के लिए भी ज़िम्मेदार हैं, मौसमों के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। ठीक है बच्चों? इसमें अक्षांश रेखाओं में भी उम, कुछ मुख्य रेखाएँ होती हैं बच्चों, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा हुई हमारी भूमध्य रेखा जो है, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसी के आगे हम देखते हैं 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर हमें जो रेखा मिलती है, एक रेखा मिलती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है? लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं इसे। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है। कहाँ की ओर? उत्तर की ओर। ये होता है उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है? और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा है। ठीक है? उस रेखा का नाम है मकर रेखा। उसको क्या कहते हैं हम? मकर रेखा। आपने मकर संक्रांति सुना होगा ना, जब सूर्य इस रेखा पर पहुंचता है तो इसे मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो ये मकर रेखा हो गई। ठीक। अब इनसे भी ऊपर जहाँ यहाँ पहुँचते हैं हम, तो इसे 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर इस रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त भी कह देते हैं इसे, क्योंकि सारे लाइनें क्या है? वृत्ताकार है ना। और इसी के नीचे अगर हम इधर जाते हैं, तो 66.5 डिग्री नीचे भी अगर जाते हैं, तो यहाँ पर है हमारा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त। ठीक। अब इनका नाम क्यों पड़ा है ऐसा? वो इसलिए पड़ा है कि इसके ऊपर जो है आर्कटिक महासागर है। यहाँ कौन सा महासागर है? आर्कटिक। और नीचे अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है। तो इसलिए जो है इनका नाम इसलिए पड़ा। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव हो गया और यहाँ दक्षिणी ध्रुव हो गया बच्चों। ठीक है? तो ये थी अक्षांश रेखा की कहानी। अब इन्हीं के जो लंबवत है, वो रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। जो ऐसे खड़ी रेखाएं होती हैं, इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं बच्चों। ठीक है? देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या मैंने बताया कितनी थी? 180। लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? 360। कितनी होती है इनकी संख्या? 360। ठीक है? पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? एक 360 डिग्री का होता है। तो हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है। तो एक डिग्री पर अगर 360 डिग्री पर कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 360। ठीक है? जो कि ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं, ये ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। ठीक। तो अब हमने देखा कि हमारी पृथ्वी में जो है कुछ अक्षांश रेखाएं हैं और कुछ देशांतर रेखाएं हैं हमारे ग्लोब में। ठीक है? इन्हीं के आधार पे हमारे समय और स्थितियां तय होती हैं बच्चों। ठीक है? अब क्या है बच्चों की जो पहली देशांतर रेखा है, उसको हम याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। और ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वहाँ पर यह है। ठीक है? वहीं से हम अपने समय का निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए अगर वहाँ पर लंदन में 12 बज रहे हैं, तो हमारे भारत में कितना बज रहे होंगे? 5:30। ठीक है? तो वहाँ से 5.5 घंटे का अंतर आता है। ठीक है? तो अब है क्या, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये 180 डिग्री तो पूरब की ओर होती हैं। ये मैंने बताया था ना, ये पूरब दिशा है, तो पूरब की ओर होती हैं। और 180 डिग्री पश्चिम की ओर होती हैं। कहाँ की ओर? पश्चिम की ओर। ठीक है? पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो पूरब में का समय जो होता है हमारा, पूर्व दिशा का, ये समय पहले आएगा और ये समय देर में आएगा। देखिए यहाँ से अगर सूरज यहाँ से उदय होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका इंडिया है, यहाँ पर लंदन है, यहाँ पर अमेरिका है। तो पहले सूरज की किरणें कहाँ पहुँचेंगी? पृथ्वी घूम रही है, यहाँ पहुँचेंगी ना। यहाँ से फिर पृथ्वी घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी।
तो फिर ये हिस्सा आएगा, ठीक है? तो ये कितनी देर में पहुँचता है यहाँ पर सूरज की किरणों के पास? 5.5 घंटे में, ठीक है? तो यहाँ इसलिए हमारे देश से 5.5 घंटे में अंतर आएगा। मान लीजिए ये यहाँ पर और देर में पहुँचता है, 11 बजे पहुँचता है शाम का रात के, तो इतना अंतर यहाँ से इसका आएगा। तो ये देशांतर रेखाओं के कारण होता है बच्चों, ठीक है? अब जो देशांतर रेखाएँ बच्चों ये कितनी है हमारे ग्लोब में? 360 कितनी है? 360। और हमारी पृथ्वी को चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? अपनी धुरी पर 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे ना? तो 24 घंटे लगते हैं। तो अगर हम देखेंगे 360 देशांतर रेखाएँ हैं, इसे हम 24 से भाग देते हैं। किससे? 24 से भाग देते हैं। तो 24 एकम 24 बचा कितना? 24 10 34 12, तो ये हो गया 120। तो 24 पंजे 120, ठीक है? 15 15 डिग्री, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है 1 घंटे में क्या करती है? 15 डिग्री जो है घूम जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुँचने में पृथ्वी को कितना लगता है टाइम? 1 घंटा। कितना लगता है? 15 डिग्री पहुँचने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है बच्चों? तो यही सब कुछ इस पाठ में है बच्चों, ठीक? और इसके प्रश्न उत्तर आपको अगर करने हों, तो मैंने प्रश्न उत्तर किए हैं। आप इन्हें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उतार सकते हैं, और मैंने इसमें लिख रखा है, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी फ़ोटो ले सकते हैं बच्चों, ठीक है? ये पहला प्रश्न और ये उत्तर। उसके बाद दूसरा, ये आप ज़ूम कर देता हूँ मैं थोड़ा-सा, जितना हो सकता है उतना। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। और तीसरा ये है पेज, तो ये आप प्रश्न उत्तर इससे उतार सकते हैं। और अगर इसे समझाने बैठे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।